गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, उसमें हमने देखा कि भाई जो मुगल शासक हैं उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपना राज संचालित किया था। बाबर जैसे आगरा में था, हुमायूं दिल्ली और आगरा में था, अकबर आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में था। मतलब ये इनकी राजधानियाँ थी। जहांगीर आगरा, लाहौर और श्रीनगर, इन राज्यों से इन्होंने अपनी राजधानियाँ चलाई। शाहजहां आगरा, शाहजहानाबाद, दिल्ली, यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानियाँ चलाई। और औरंगजेब ने 3 जगह राजधानियाँ चलाई अपनी, आगरा, दिल्ली और औरंगाबाद। और लास्ट में फिर क्या हुआ था, जो मुगल काल था 1857 ईस्वी के आसपास इनकी पहचान केवल दिल्ली तक सीमित रह गई थी और इनका विखंडन हो गया था। ठीक है, तो इनसे संबंधित राजधानियों के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनसे संबंधित शाही दरबार। इनके शाही दरबार कैसे थे, रॉयल कोर्ट यानी। ठीक है, नाम से पता चलता है शाही दरबार। इसमें दरबार का मतलब होता है कि जहाँ राजा जिस कुर्सी पर बैठता था, जिस सिंहासन पर बैठता था, ठीक है, वहाँ क्या एरिया है, कैसे पर्दे लगे हुए हैं, कितनी शान शौकत है, कितना चकाचौंध से संबंधित है, तो वो उस राजा के शान शौकत से ही पता चल जाता था कि भाई इस राजा की हैसियत क्या है या फिर ये राजा कितना पावरफुल है। ये एक से बढ़ के एक अपनी शान को दिखाने के लिए दरबारों को बहुत ही शाही तरीके से सजावट रखते थे। अब इसमें देखिए, जिस तरह राजधानी नगर मुगल साम्राज्य का हृदय था, उसी तरह राजधानी का हृदय मुगल दरबार था, जिसे विभिन्न इतिवृत्तों में शाही दरबार कहा गया है। यानी शाही दरबार क्या था कि जैसे मुगलों के राज्य के अंदर राजधानियां थी, वो क्या कहलाती थी, मुगल साम्राज्य का दिल कहलाती थी, हार्ट कहलाती थी। इसी प्रकार उस राजधानी का हार्ट क्या था, चाहे मुगलों की राजधानी आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, श्रीनगर कहीं भी हो, ठीक है, उसका दरबार कैसा था। पूरे राज्य का जो दरबार है वो क्या होता था, उस राज्य का दिल होता था, हार्ट होता था। तो ये यहाँ पे शाही दरबार में सबसे महत्वपूर्ण स्थल राज सिंहासन अथवा तख्त होता था। इस पर बैठकर शासक शासन के कार्यों को संचालित करता था। राज सिंहासन एक ऐसे स्तंभ का प्रतीक माना जाता था मानो इस पर पृथ्वी ही टिकी हो। राज सिंहासन के ऊपर बनी छतरी शासक की कांति सूर्य की कांति से अलग करने वाली मानी जाती थी। सिंहासन को ईश्वर के प्रतीक के उपहार के रूप में देखा जाता था। सिंहासन के सामने बहुत बड़ा आंगन होता था, जिसकी भव्यता, सजावट कालीन व प्रदेश शासक व साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। यानी इसका मतलब ये है कि जो राज का जो शाही दरबार होता था वो क्या था, एक सिंहासन या एक तख्त के रूप में होता था, जहाँ पे राजा बैठता था, अपने जो भी कार्य हैं, राजकार्य हैं, ठीक है, भाई मंत्रियों के साथ उसको मंत्रणा करनी है, या कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है, कोई राजा आया या कोई और आदमी आया है उसको सुनने के लिए, है ना, वहाँ पर बैठ करके वो सारे राजकार्य अपने निपटाता था। इसके अलावा वो एक ऐसे स्तंभ का प्रतीक हो गया था वहाँ, जो राज का सिंहासन है वो, जैसे कि सिंहासन पे ही सारी धरती टिकी हुई है, उसके ऊपर एक छतरी बनी हुई थी। मुगलों के अंदर क्या पहचान थी, मुगल क्या सोचते थे, मुगलों ने जो इनके इतिहासकार थे, जो इतिवृत्त जो लिखते थे इनके, है ना, जो शाही किताब खाना था, वहाँ पे जो लेखक थे, इनसे इन्होंने क्या लिखवाया कि भाई जो मुगल शासक है वो क्या है, ईश्वरीय देन है और भगवान ने ही इसको राज्य करने के लिए आपके पास भेजा है। तो लोगों के दिल दिमाग में ये रखते थे कि भाई ये एक ईश्वर का ही प्रतीक है, जो राजा है वही तुम्हारा भगवान है। और इनका जो सिंहासन होता था उसकी शान शौकत इसी बात से लग जाते थे कि भाई वहाँ रेशमी पर्दे हैं या सिंपल पर्दे हैं, या हीरे मोतियों से जड़ित सिंहासन है, या वैसे डेकोरेटेड सिंहासन है, कितना बड़ा सिंहासन है, उसकी कालीन कैसी है। कालीन का मतलब जो फर्श के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है, फर्श के ऊपर जो रेशमी कालीन्स होती हैं, है ना, तो उन चीजों से राज्य की और साम्राज्य की क्या पहचान पता चल जाती थी कि भाई ये पहचान किस प्रकार से है। अब शाही दरबार के भी कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, भाई शाही दरबार के क्या नियम थे वहाँ पे, उनके बारे में हम जानेंगे, वो क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला आता है दरबारी शिष्टाचार। दरबारी शिष्टाचार यानी जो शाही दरबार होता था उसके जो दरबारी होते थे, ठीक है, उनका शिष्टाचार किस प्रकार से वो सम्मान करते थे। ठीक है भाई, मुगलों का जो दरबार था उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आता था, बाहर से आता था, तो उसको किस प्रकार से राजा के पास जाना है, आज्ञा लेनी है कि नहीं लेनी है,
ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। अब देखिए, इसमें मुगलों का दरबार चाहे काफ़ी बड़ा हो, लेकिन वह भीड़ भाड़ की स्थिति कभी नहीं होती थी। दरबार में कौन कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, कौन प्रवेश करेगा, कौन जाएगा, सब कुछ एक निश्चित नियम के अनुरूप होता था। यानी यहाँ इन्होंने नियम बनाए हुए थे कि भाई कौन किस प्रकार से जाएगा, कहाँ प्रवेश करेगा, राजा के साइड में कौन कौन बैठेंगे, किस मंत्री की कहाँ जगह होगी, है ना। ये सब चीज़ें इसमें एक नियम बना रखे थे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दरबार में शासक की आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकते। यानी शासक की आज्ञा के बिना जो दरबारी लोग होते थे वो कुश्ते से लेके खड़े होते हैं, ठीक है। जैसे भाले टाइप में 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, कोई भी आदमी आता था तो उसके वो अड़ा देते थे, ऐसे आड़ा कर मतलब तिरछा कर देते थे ताकि कोई अंदर प्रवेश ना करे, है ना। और फिर वो कहते थे कि भाई आप संदेशा दीजिए, मैं कोई व्यापारी है या फिर कोई दूसरा राजा है या कोई मंत्री है, मुझे मिलना है, या कोई रानी है ना। रानियां भी भाई बहुत सारियां होती थी राजाओं के, तो उनमें से कोई 1 या 2 रानी तो राजा की बहुत नज़दीकी होती थी, जिनको आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। राजा भी ऐसे नियम दे देता था, भाई इनको रोकना नहीं है, दरबारियों को ऐसे आदेश दे देता था राजा। लेकिन कुछ रानियां ऐसी थी कि जिनकी इंपॉर्टेंस कम थी, वो भी जाने के लिए राजाओं से आज्ञा लेती थी, ठीक है। तो यानी बिना राजा की आज्ञा के वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मुगल कालीन इतिवृत्तों ने शाही दरबार के शिष्टाचारों को बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दरबार में किसी व्यक्ति की हैसियत इस बात से लगाई जाती थी कि वह दरबार में शासक से किस दूरी पर बैठा अथवा खड़ा है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई दरबारी है या कोई भी व्यक्ति आता है राजा से मिलने के लिए, तो जो दरबारी है या कोई व्यक्ति है, ये देख के ही पता कर सकता था कि भाई इसकी क्या हैसियत है राजा के सामने। अगर राजा ने उसको बड़े प्रेम से अपने पास में बैठाया है, खुश हो रहा है राजा, है ना, तो इसका मतलब वो राजा का बहुत नज़दीकी मित्र है। और दूर से ही वो खड़ा होकर फरियाद कर रहा है या दूर से ही खड़ा होकर अपनी बात कर रहा है अपने राज्य से संबंधित किन्हीं चीज़ों के लिए या अपने व्यापार से संबंधित, तो इसका मतलब राजा की नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है। दरबार में पूरी तरह सब कुछ निश्चित होने के बाद शासक प्रवेश करता था। उसके बाद दरबार में हर तरह के चलने फिरने की गतिविधियां ठहर जाती थी। शासक की आज्ञा से ही किसी दरबार में आने की आज्ञा होती तथा उसी अनुरूप जाने की। दरबारी अपनी हैसियत अनुरूप संबोधन करते थे। बोलने के अवधि नियम सभी निर्धारित थे। शिष्टाचार का थोड़ा सा उल्लंघन होने पर तत्काल दंड का प्रावधान था। यानी जैसे दरबार लगता है, ठीक है, कोई फरियादी है, कोई आए हुए हैं, किसको कब खड़ा होना है, किस मंत्री को क्या चीज़ बोलनी है, किस आदमी को अब जो राज्य है उसमें बहुत सारे मंत्री से लेकर रानियों से लेकर और जो उनके नवरत्न थे राजाओं के, है ना, या फिर उनके जो संगीतकार, गीतकार, सब तरह के जो लोग हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर वो दरबार के अंदर आया है तो उसको कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है ना, कितनी देर बोलने की उसको इजाज़त है ना, थोड़ा सा भी उसको मिसबिहेव नहीं करना है, व्यवहारिकता से उसको बोलना है, अनुशासन में रहना है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी ने भी जरा ऊंची आवाज़ में बोल दिया कोई, तो राजा को ये आज्ञा नहीं होती थी कि राजा के सामने ऊंची आवाज़ में कैसे बोल देगा, तो उसको क्या होता था, उनको सजा का प्रावधान होता था, उनको सजाओं का प्रावधान होता था, जिसके कारण क्या था कि भाई तो तुरंत उनको दंड भी दे दिया जाता था। अब दूसरा है दरबार में अभिवादन। दूसरा इसका पॉइंट ये है, पहला पॉइंट था दरबारी शिष्टाचार, दूसरा दरबार में अभिवादन। अभिवादन का मतलब भी आदर सत्कार, है ना, नमस्कार या फिर सम्मान किस प्रकार से किया जाए राजा का या शासक का, इसमें ये आता है। दरबार में अभिवादन के तरीके भी व्यक्ति की हैसियत तथा पहुंच को स्पष्ट करते थे। अभिवादन के सामने जितना बड़ी व्यक्ति होता उतना ही झुकना दरबारी परंपरा थी। अभिवादन का सबसे उच्चतम रूप सिजदा अर्थात दंडवत लेटना था। यह केवल शासक के समक्ष ही होता था। शाहजहां के काल में 4 तस्लीम यानी झुककर 4 बार हाथ को जमीन से माथे पर की ओर लाना तथा जीमोबोसी यानी झुककर जमीन चूमना भी अपनाए जाने लगे थे। अभिवादन का एक सामान्य तरीका कोर्निश भी था। इसका अनुरूप दरबारी अपने दाएं हाथ की हथेली को अपनी छाती पर रखकर आगे की ओर झुकता था तथा इस बात का प्रतीक था कि अभिवादन करने वाला व्यक्ति इंद्रिय व मन स्थल को हाथ लगाते हुए आगे की ओर सिर झुकाता था। इस बात का प्रतीक था कि अभिवादन करने लगाते हुए झुककर विनम्रता से अपने को प्रस्तुत कर रहा है। यानी जो दरबार के अंदर जो अभिवादन होता था, जैसे अपन तो क्या कोई व्यक्ति अभिवादन कर रहा है, भाई अभी जो लोकतांत्रिक परंपरा है, पहले राजतंत्र थे, राजाओं की रियासतें थी, अब तो हाथ मिला करके या गले मिल करके या हाथ जोड़ करके अपन अभिवादन करते हैं एक दूसरे को,
आदर सत्कार करते हैं। पहले राजतंत्र में क्या था कि भाई सिजदा का मतलब होता है कि अगर कोई राजा आ रहा है तो उसके सामने दंडवत लेट जाते थे। जो मंत्री होते थे वो लंबे लेट गए। अपन कहाँ लेटते हैं अभी, जैसे मंदिरों में जाते हैं, है ना, कोई प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं तो वहाँ पे झुक करके अपना अभिवादन करते हैं भगवान का, ठीक है। लेकिन शासक के समय में क्या है कि वो लोग तो भगवान को ही मानते थे, शासक जो है वो उनका भगवान है, इसलिए वो झुक करके इस तरह की सिजदा वगैरह करते थे। और जो शाहजहां के टाइम में क्या था कि भाई कोई आदमी 4 बार जमीन से माथे के लगा रहा है, कभी जमीन को चूम रहे हैं नीचे झुक करके, तो अलग अलग तरीके अभिवादन करने के वहाँ पे थे। अभिवादन के सामान्य तरीके केवल दरबारियों पर ही लागू नहीं थे बल्कि राजनीतिक दूतों पर भी लागू होते थे। किसी भी राज्य के राजदूत से उम्मीद की जाती थी कि वह कॉर्निश, चार तस्लीम, जीमोबसी किसी भी तरीके को प्रयोग करे, इसके अभाव में उसे राजनीति की मान्यता नहीं मिलेगी। अगर वो कोई व्यक्ति इस तरह से भाई अभिवादन नहीं करता था, यानी जमीन नहीं चूमता था, हृदय के जैसे हाथ लगा करके 4 बार जमीन से हाथ टेक करके सजदा कर रहे हैं, दंडवत नहीं होता था, तो उसको क्या था कि वो भाई तू राजनयिक नहीं है, राजदूत नहीं है राजा का, उसको मानता नहीं देते थे। 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, ठीक है, और उसने केवल थोड़ा सा झुककर अभिवादन किया था। उससे बैठने के लिए कुर्सी की मांग भी कर डाली। शासक ने अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया, साथ ही भविष्य में शिष्टाचार का ध्यान रखने का संदेश भी दे दिया। फिर 1619 तक वो भारत में रहा और उसने दरबारी नियमों का ध्यान रखा। यानी जो सर टॉमस रो जो है, ठीक है, ये इसके दरबार में हुआ था, उसने जरा सा ही झुका और बैठने के लिए कहा भाई एक कुर्सी दे दो मेरे को। तो शासक ने चलो ठीक है भाई, ये जानता नहीं है शिष्टाचार के बारे में, तो उसको बता देगा अगली बार दोबारा आए तो इन शिष्टाचारों को ध्यान में रख लेना कि हमारे यहाँ क्या शिष्टाचार है। और वो 3 साल तक भारत में रहा, फिर उसने सभी नियमों को ध्यान में रखा। इस तरह की घटना 1666 में औरंगजेब के दरबार में, जो शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी सही दरबार में आया था, तो औरंगजेब से 5000 के मनसब दरबारों की पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा। शिवाजी ने इस पर क्रोध का प्रदर्शन किया तो उसे तत्काल जेल में डाल दिया गया। यानी औरंगजेब क्रूर शासक था। जब अपने बेटे शिवाजी संभाजी जो उनका बेटा है उसके साथ आए थे दरबार में, तो उसने क्या किया, 5000 लोग जो फरियादी थे उनकी लाइन में खड़ा कर दिया। भाई वो भी एक राजा था, एक मराठा थे, है ना, तो उनको उन्होंने जगह ही नहीं दी और ज़्यादा उन्होंने विरोध किया। क्रोध आया कि भाई तुमने ये कैसे कर रहे हो, किस प्रकार से हमें लाइन में खड़ा कर दिया, हम तो तुम्हारे बराबर हैसियत रखते हैं, तो उनको जेल में डलवा दिया। इस तरह कहा जाता है कि अभिवादन का तरीका मुगल दरबार में शिष्टाचार का हिस्सा था, जिसे कड़ाई से लागू किया जाता था। यानी जो मुगल दरबार थे इसमें दरबारी शिष्टाचार और इसके साथ साथ अभिवादन, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने आज पढ़ा है। भाई ये कड़े रूल थे, कड़े नियम थे। अब जो अगला टॉपिक है भाई, वहाँ झरोखे कैसे थे, दरबारी दिनचर्या किस प्रकार की थी, शाही उत्सव समारोह किस प्रकार से होते थे, तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेर नोटबुक में करना है आपको।